मगर कहाँ महाराज? सुरेंद्र ने पूछा। बस चलते रहो, देखेंगे वो लड़कियां कहाँ से आई थी। और सुरेंद्र ने गर्दन हिला दी और हमने सामने की समत सफर शुरू कर दिया। लेकिन मैदानों मैदान सूरज सर पर आ गया और फिर गुजर भी गया, लेकिन बस्ती का कोई नामो निशान नहीं मिला। मैं भी परेशान था। सुरेंद्र बदस्तूर मेरा साथ दे रहा था। जाहिर है इतनी तवील मुसाफत से वो थक गया होगा, लेकिन उसके चेहरे से किसी हिचकिचाहट का एहसास नहीं हो रहा था। फिर मैं ही रुक गया और मैंने मुस्कुराते हुए सुरेंद्र की तरफ देखा। सुरेंद्र भी मुस्कुरा दिया। क्या ख्याल है सुरेंद्र? जो महाराज का, इससे ज्यादा तो दूर से कोई पानी भरने नहीं आता। नहीं महाराज, हम तो बहुत दूर निकल आए। अब क्या ख्याल है महाराज? जो कहें। वापस चलना भी बेकार है, लेकिन मैं सख्त हैरान हूं, आखिर लड़कियां कहाँ गईं? मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। बहरहाल अब वापस चलना बेकार है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। सुरेंद्र ने मेरी बात से इत्तेफाक किया तो और हम दोनों आगे बढ़ते रहे। सूरज अपना आखिरी सफर तय कर रहा था और थोड़ी देर के बाद उसने मुंह छुपा लिया। तारीकी फैल गई थी। हमने मैदान में एक मुनासिब जगह कायम का बंदोबस्त किया और फिर हम आराम करने लेट गए। इस चटीले मैदान में खाने पीने का कोई बंदोबस्त मुमकिन नहीं था, इसलिए इस गुफ्तगू का आगाज नहीं किया गया। सुरेंद्र खामोश था। हम दोनों साफ सुथरी जगह लेटे हुए थे। काफी देर खामोशी से गुजर गई तो मैंने खामोशी तोड़ने के लिए सुरेंद्र को मुखातिब किया और उसने तवील सांस लेकर मेरी तरफ देखा। इस बारे कोई तबसरा नहीं करोगे सुरेंद्र? मैं क्या कहूँ महाराज? बहरहाल इसमें कुछ ही धोखे का तो इम्कान नहीं है। फिर बस्ती कहाँ गई? एक बात बताओ सुरेंद्र। जी महाराज, मनोरमा को हमारे फरार का इल्म तो हो गया होगा। अवश्य महाराज, वो बड़ी चालाक है। तो इसकी हरकत तो नहीं थी ये? खो भी सकता है। अगर ये बात मान ली जाए तो इसका मतलब है कि मनोरमा हमारे पीछे लगी हुई है। भगवान बचाए महाराज, वो बहुत बड़ी जादूगर नहीं है। तब फिर ख्याल रखना पड़ेगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और हम अचानक चौंक पड़े। कहीं दूर से साज बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। ढोल और मजीरों की आवाज थी। हम दोनों उठकर बैठ के। सुरेंद्र गौर से आवाज सुन रहा था, काफी साफ थी और फिर इसमें गाने की आवाज भी शामिल होगी। आओ सुरेंद्र, देखें तो सही, जरूर कोई गड़बड़ होगी महाराज। वो तो होगी, देखें तो सही। चले महाराज। सुरेंद्र की आवाज सहमी हुई थी, लेकिन अगर मैं उसे यहाँ छोड़कर चला भी जाता तो कोई फायदा नहीं था। हमारा ताकुब यहाँ तक किया गया था, सुरेंद्र को इस जगह भी पकड़ा जा सकता था। इसलिए मैंने उसके खौफ की परवाह नहीं की और वो मेरे साथ चल पड़ा। आवाज साफ आ रही थी और फिर एक जगह रोशनी देखकर हमने इस समत का तायुन किया और चल पड़े। फासला बहुत ज्यादा नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम मछलों के नजदीक पहुंच गए और यह देखकर मुझे सख्त हैरत हुई कि वहां बहुत सी झोपड़ियां पड़ी हुई थी। गोया कोई बड़ी बस्ती थी, लेकिन दिन की रोशनी में ये बस्ती कहाँ गायब हो गई थी। हमने दिन में इसे देखा नहीं था, हालांकि ऐसी पोशीदा जगह भी नहीं थी कि नजर ही ना आ सके। बहरहाल हम इस इंसानी गिरोह के पास पहुंच गए जो मछलों की रोशनी में गा बजा रहा था। सादालू देहाती थे जो दिन भर के मुशक्कत के बाद गा बजा कर दिल बहला रहे थे। दरमियान में 2-3 लड़कियां रक्स कर रही थीं। 2 लड़कियां एक देहाती गाना गा रही थीं और बहुत से लोग हुक के लिए चारपाइयों पर बैठे हुए थे। रात होने के बावजूद बहरहाल हम इनसे पोशीदा न रह सके। हमारी मौजूदगी का एहसास होते ही नाच गाना बंद हो गया और सब गर्दनें उठा उठा कर हमने देखने लगे। बहुत से लोग चारपाइयों से नीचे उतर कर खड़े हो गए थे। सादालू इंसानों के चेहरों पर खौफ के आसार नजर आ रहे थे। फिर एक बूढ़ा आदमी एक नौजवान देहाती के साथ आगे बढ़ा। हमारे करीब आकर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। पालाग महाराज, बूढ़े आदमी ने कहा। पालाग। सुरेंद्र ने भी उसी के अंदाज में हाथ जोड़कर पूछा। तुम कौन हो महाराज? बूढ़े ने पूछा। मुसाफिर हैं बाबा। इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो? बस सफर करते रहे, शाम होगी। मैंने आगे बढ़कर कहा। कहाँ जा रहे थे? रास्ता भटके हुए हैं महाराज। ये कौन सी बस्ती है? मैंने पूछा। नरसंगी बस्ती कहलाती है। अब रात कहाँ जाओगे? आओ बैठो, हमारे मेहमान रहो। बड़ी कृपा महाराज, मैंने आजिज़ी से कहा और बूढ़े ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो मुझे दोस्ताना अंदाज में आगे लिए जा रहा था। सुरेंद्र भी मेरे पीछे पीछे था। बैठो बेटा, अरे चलो, मेहमानों के लिए जल पानी लाओ, खाने का बंदोबस्त करो। बूढ़े ने पूरे इखलाक लहजा में कहा और 2 नौजवान उठकर एक तरफ चल गए। हम लोगों को एक चारपाई पर बिठा दिया गया। रक्स करने वाली लड़कियां खामोश खड़ी थीं। साज बजाने वाले भी चुप बैठे थे। सबकी निगाहें हमारी तरफ थीं और माहौल में एक अजीब सी घुटन पैदा हो गई थी। बस यूं ही गा बजा रहे थे। दिन भर की थकन के बाद हाहू कर लेने से तबीयत खुश हो जावे है। बूढ़े ने कहा। बहुत अच्छी बात है, हमें अफसोस है कि आपको हमारी वजह से रुकना पड़ा। अरे इसमें अफसोस की क्या बात है, तुम भी सुनो। बूढ़े ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा और बूढ़े ने लड़कियों की तरफ देख कर कहा। नाचो रे छोरियों, मुसाफिर हैं, ये भी खुश होंगे। और अचानक साज फिर से बजने लगे और देहाती अल्लड़दोशीजाओं ने रक्स शुरू कर दिया। जहन में जितनी उलझन थी दूर होगी और हम दोनों इन देहाती इंसानों की खुशी में शरीक हो गए। इनके सादा रक्स में खो गए। मैं सुरेंद्र भी सारी बातें भूल गया था। और फिर हमारे लिए खाना आ गया। बाजरे की रोटियां, मक्खन, दूध और साग की तरकारी बहुत बड़ी नेमत थी। सिर होकर खाई, साथ ही रक्स का लुत्फ भी उठाते रहे। बूढ़ा कह रहा था। मैं इस गांव का मुखिया हूं, बस छोटी सी बस्ती है अपनी।
बहुत खूबसूरत बस्ती है, बड़े अच्छे लोग हैं, मैंने कहा और बूढ़ा हंसने लगा। तभी किसी तरफ से एक लड़की छन छन करती आई और पीतल के कटोरे में पानी हमारे सामने रख दिया। क्या है रत्ना? बूढ़े ने पूछा। जल लाई हूं मेहमानों के लिए। खूबसूरत आवाज उभरी और न जाने क्यों ये आवाज मुझे जानी पहचानी महसूस हुई। मैंने चौंक कर गर्दन उठाई। गौरात का वक्त था लेकिन मैंने उस लड़की को पहचान लिया। यह भी नदी पर पानी भरने वाली लड़कियों में शामिल थी और मैं चौंक पड़ा, लेकिन मैंने सुरेंद्र वगैरह से कुछ नहीं कहा। लड़की ने पानी हमारे सामने रखा, उसकी मुस्कुराती आंखें मेरे ऊपर जमी हुई थी और फिर उसने आहिस्ता से नाक चढ़ाई। बड़ी प्यारी अदा थी। मैं उसे देखता रह गया। उसने एक बार फिर गहरी नजरों से मुझे देखा और एक तरफ चली गई। मेरी बेटी है, बूढ़े ने कहा। ओह, मैं संभल गया। बहरहाल थोड़े से आदाब जरूर थे। इस तरह लड़की को घूर घूर कर देखना भी मुनासिब नहीं था। एक बेचैनी सी मेरे जहन में पैदा होगी। ये सब कुछ मुझे पुरस्कार लग रहा था। न जाने क्यों इस माहौल को जहन कबूल नहीं कर रहा था और फिर हालात भी अजीब थे। इतना तवील फासला जिसमें पूरा दिन सर्फ हो गया था, तय करके ये लड़कियां पानी लेने गई थी। ये क्या तुक है? लेकिन इस बात का जवाब किससे मिलता? खामोशी के सिवा चारा नहीं था। हाँ, मैंने फैसला कर लिया था कि दूसरे दिन में मालूमात हासिल करूंगा। ये रात खामोशी से गुजार लेनी चाहिए। खासी रात गए तक हंगामा जारी रहा और फिर सब थक गए। बस भाई, अब खत्म करो, नींद आ रही है। और फिर मुसाफिर भी थके हुए होंगे और हंगामा खत्म हो गया। अरे मनोहर, बूढ़े ने किसी को आवाज दी। जी मुखिया चचा, मेहमानों के लिए बंदोबस्त कर दिया? कर दिया चचा। कहाँ किया है? रखा की कुटिया खाली करा ली है। तब फिर मेहमानों को वहां पहुंचाते। जो आ गया चचा। आओ भैया, नौजवान ने कहा और हम दोनों उसके साथ चल पड़े। बस्ती छोटी सी थी। जिस चौपड़े में हमारे लिए बंदोबस्त किया गया था वो ज्यादा दूर नहीं था। छोटी सी मजबूत और साफ सुथरी झोंपड़ी जिसमें एक मशाल रोशन थी। दो साफ सुथरे बिस्तर लगे हुए थे। आराम करो भैया, पालाक, हमारे राबर ने कहा और वापस पलट गया। सुरेंद्र भी खामोशी से बिस्तर पर बैठ के, उसके चेहरे पर भी गौर फिक्र के आसार थे। क्या सोच रहे हो सुरेंद्र? बस अनूपी महाराज, दिमाग चकराया हुआ है। क्यों? ये बस्ती दिन में हमें क्यों नहीं नजर आई? हाँ, ताज्जुब की बात है। अब हम ऐसे अंधे भी नहीं है कि इसे दिन में ना देख सकते। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा तो कोई ख्याल नहीं है अनूपी जी, भगवान ही जाने। सुरेंद्र गहरी सांस लेकर बोला। मैं एक बात बताऊं सुरेंद्र? जी महाराज। मुखिया की लड़की पानी लाई थी। हाँ, ये लड़की भी उन लड़कियों में शरीक थी जो मुझे नदी पर मिली थी, मैंने कहा। और सुरेंद्र उछल पड़ा। अरे, वो मुंह फाड़ कर बोला। हाँ, मेरी आंखों को धोखा नहीं हुआ। मैंने इसे अच्छी तरह पहचाना है। क्या यह मुमकिन है कि वो इतनी दूर पानी भरने गई हो? नामुमकिन है महाराज। फिर ये सब क्या चक्कर है? मेरी मानो महाराज, तो ये सब भी मनोरमा ही का चक्कर है। खामोशी से यहां से निकल चलो, ना जाने क्या हालात पेश आए। सुरेंद्र ने दरसती आवाज में कहा और मैं हंस पड़ा। मैं सच कह रहा हूं महाराज, मेरी बात मान लो। लेकिन सुरेंद्र, पर कहां चलेंगे? तुम गौर तो करो, वो यहां तक हमारे पीछे लगी हुई है। हम यहां से चलेंगे भी तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हमारे साथ लगी रहेगी। और हमें यह भी नहीं मालूम कि हम कहां जा रहे हैं, बाकायदा आबादी कितनी दूर है। ऐसी सूरत में अगर हम सफर करते हैं तो इससे फायदा? तो फिर महाराज, सुरेंद्र ने पूछा, जो हो रहा है इसमें खामोश तमाशाई बने रहो सुरेंद्र। और अगर महाराज हम दोबारा उसके चुंगल में फंस गए तो देखा जाएगा, चुंगल में तो अब भी हैं। मैंने कहा और सुरेंद्र खामोश हो गया। वो सहम गया था, लेकिन इस हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। ये जो कुछ था बेहद पुरस्कार था। सुरेंद्र अगर इसकी तरफ आंखें बंद करता तो हमाकत थी। अगर ये सिर्फ इत्तेफाक है तो ठीक है, और अगर मनोरमा ही के चलाया हुआ कोई चक्कर है तो फिर इससे बाखबर रहना जरूरी है। सुरेंद्र खामोश हो गया था। सोने का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता था। इसे तो खौफ की वजह से नींद ही नहीं आ सकती थी। बहरहाल वो इसी अंदाज में लेटा था जैसे सो चुका हो। मैंने भी करवट बदल ली और इन हालात के बारे में सोचने लगा। सच्ची बात तो ये कि मुझे इन मामलात से कोई खौफ नहीं था। लच्छी तो हाथ से जा चुकी थी। अब किस बात की फिक्र थी? रहेगी अहमक मनोरमा तो वो हथकंडे इस्तेमाल करती रही, मेरा क्या बिगाड़ सकती थी? हाँ, बेवकूफ सुरेंद्र परेशान कर रहा था। इसकी जिंदगी का बोझ खामखा कंधों पर आ पड़ा था। बहरहाल अब तो इस बोझ को संभालना ही था। जाहिर है मैं किसी जिंदा इंसान को, मजबूर इंसान को मौत के हवाले तो नहीं कर सकता था। हाँ, अगर मौत किसी सम से आकर इसे दबोच ले तो दूसरी बात है। इस बारे में मैं बेबस था, लेकिन कम अज कम इस वक्त तक रात गुजरती रही और फिर आंखों में गनूदगी आने लगी थी कि अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई थी। यूं लगा जैसे किसी ने किसी को मुखातिब किया। मैंने गर्दन उठाकर देखा, चौपड़े के दरवाजे में कोई खड़ा था। मैं चौंकर सीधा हो गया, गोया अंदर ही इशारा किया जा रहा था। शीशी की आवाज दोबारा सुनाई थी और मैंने सुरेंद्र की तरफ देखा। उस बेचारे को शायद नींद आ गई थी। बहरहाल मैं उठ बैठा और फिर मैं झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंच गया। बाहर चांदनी फैली हुई थी। मैंने रत्ना को पहचान लिया। ये बूढ़े मुखिया की बेटी रत्ना थी। महाराज, वो आहिस्ता से बोली। मुझे पहचानते हो? हाँ, तुम रत्ना हो। अरे मगर मैंने तुम्हें अपना नाम तो नहीं बताया था। मुखिया ने तुम्हारा नाम बता दिया था इस वक्त जब तुम मेरे पास पानी लाई थी। ओह, तुमने इससे पहले भी तो मुझे देखा था। हाँ, नदी पर, मैंने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है महाराज? अनूपी। क्या तुम्हारा साथी सो गया? हाँ। मेरी एक बात मानोगे? कहो। बाहर चांदनी चटकी हुई है, ठंडी हवा चल रही है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है बाहर का मौसम। थोड़ी देर मुझसे बातें करोगे? जरूर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ बाहर निकला है। उसने अपने नाजुक हाथ में मेरा हाथ लिया और एक तरफ बढ़ने लगी।
फिर वो मुझे बस्ती से काफी दूर ले गई। यहाँ कुछ खंडरात नजर आ रहे थे। चांदनी में ईंटों का ये ढेर बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन ये खंडरात भी मेरे लिए हैरत अंगेज थी। आखिर दिन की रोशनी में ये सब कुछ कहाँ गायब हो गया था। इस वक्त मुझे ये खंडरात भी नजर नहीं आए थे। ये जगह अच्छी है, रत्ना ने रुक कर कहा। मगर बस्ती से काफी दूर है, इसकी चिंता ना करो। मैं यहाँ इसलिए आती हूँ कि बस्ती के दूसरे लोग हमें परेशान न करें। यहाँ कोई नहीं आएगा, बैठ जाओ। और मैं एक पत्थर पर बैठ गया तो मैं गौर से रत्ना को देख रहा था। चांदनी रात में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो भी मेरे सामने एक पत्थर पर बैठ गई। क्या बात है रत्ना, मैंने पूछा। अनूपी, उसने मखमूर आवाज में कहा। तुम इस समय भी मुझे अच्छे लगे थे जब मैंने तुम्हें नदी के पास देखा था, और उस समय तो तुम बहुत ही सुंदर लगे जब चचा के पास चारपाई पर बैठे नाच देख रहे थे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक शर्मगी सी कपकपाहट थी। मैं उसे गौर से देखने लगा, उससे ज्यादा वो क्या कहती। मैं निकलने के लिए सोचा और फिर मैं उठकर उसके करीब पहुंच गया। खूबसूरत तो तुम भी हो रत्ना। सच? उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। हाँ रत्ना, तुम काफी खूबसूरत हो और इस वक्त भी बहुत अच्छी लग रही हो, मैंने जवाब दिया और रत्ना ने मेरे सीने से सर टिका लिया। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। क्या? उसने भारी लहजे में पूछा। वो नदी तुम्हारी बस्ती से काफी दूर है, तुम इतनी दूर पानी भरने कैसे गई थी? तुमने देखा होगा यहाँ से काफी दूर दूर तक पानी नहीं है। बस्ती के दूसरे सम से एक छोटा सा रास्ता है नदी की तरफ जाने का। हम सब उसी खंडर से होते हुए दूसरी तरफ जाते हैं। एक छोटी सी सुरंग है जो पानी की इस तरफ निकलती है। ओह, इस खंडर में रास्ता है। हाँ अनूपी, लेकिन ये सब कुछ बड़ा अजीब है। खैर होगा, हमें इन बातों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने उसे बाजू में भींच लिया और वो कसमसाने लगी। महाराज, चांदनी फैली हुई है, आओ अंदर चले। आओ, मैंने जवाब दिया और हम दोनों खंडर में दाखिल हो गए। खंडरात में तारीकी फैली हुई थी। वो बड़े पुरस्कार लग रहे थे, लेकिन मैं दिलचस्पी से उन्हें देख रहा था। फिर रत्ना एक दरवाजे से अंदर दाखिल होगी। यहाँ तो बड़ा अंधेरा है रत्ना, मैंने कहा। मैं भी रोशनी करती हूँ महाराज। रत्ना की आवाज उभरी और फिर कुछ गड़बड़ की आवाज सुनाई दी और फिर रोशनी होगी। मैंने देखा दीवार में लगी एक मशाल रोशन हो गई थी, लेकिन इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। इतनी तेज कि यह जगह बेहद साफ नजर आने लगी। मैंने हैरत से मशाल की तरफ देखा और इसी वक्त पीछे से बेशुमार कैके उभरे और मैं पलट पड़ा। हाय राम, ये चंडालें कहाँ से आ गई? रत्ना घबरा कर बोली। मैं भी लड़कियों के इस ग्रोह को देख रहा था। ये सब वही लड़कियां थीं जिन्हें मैंने नदी के किनारे देखा था। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया, लेकिन मशाल की सफेद रोशनी मेरे लिए अब भी हैरत अंगेज थी। मैंने एक बार फिर उसकी तरफ देखा, बिल्कुल सूरज की मानी सफेद तेज रोशनी वाली मशाल थी। फिर मैंने पलट कर इन शरीर लड़कियों के ग्रोह की तरफ देखा और सच्ची बात यह है प्रोफेसर के एक लम्हे के लिए मैं सटपटा गया था। अभी चंद लम्हात कबल मैंने इन्हें देखा था तो वो सब की सब बनी समरी थी और खूब अच्छे लिबासों में थे, लेकिन अब उनकी शक्लें इस कदर भयानक हो गई थीं कि इन पर निगाहें जमाना मुश्किल था। बिखरे हुए बाल, फटी फटी सफेद आंखें, लंबे लंबे दांत, जुबानें बाहर निकली हुई थीं और फिर वो सब भयानक अंदाज में हंसने लगी। मैं वहशत ज़दा अंदाज में पलटा और मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो खौफ से बेहोश होने वाली होगी, लेकिन रत्ना, उसकी शक्ल तो उनसे भी ज्यादा भयानक थी। मैं इसे घूरने लगा, तब रत्ना ने दोनों हाथ उठाए और मनमनाते हुए बोली, बड़े ही चंडाले हैं ये सब के सब अनूपी। आओ हम दूसरे कमरे में चलें। आओ ना मेरी जान, उसने बड़े भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और मैं अचानक ही संभल गया। मैं दिल में सोचा, ठीक है, देखूंगा तुम कितने पानी में हो। और दूसरे लम्हे भी मैं मुस्कुरा पड़ा। हाँ आओ, मैंने कहा और उसकी कमर में हाथ डालकर उस तरफ बढ़ गया जिधर उसने इशारा किया था। इस तवीलो अरीज हाल में एक और दरवाजा था। रत्ना मुझे लिए उस दरवाजे से अंदर दाखिल होगी। दूसरी तरफ भी वैसी ही रोशनी थी, लेकिन इस रोशनी में मुझे एक और वजूद नजर आया था। इसे देखकर मैंने गहरी सांस ली। मनोरमा को पहचानना मुश्किल काम नहीं था। खूब मैं मुस्कुराया और मनोरमा भी तहसीन अमेज अंदाज में मुस्कुराई। भगवान की सौगंध, बड़े ही दिल खुरदे वाले हो। कैसी हो रानी मनोरमा? अच्छी हूं, मगर तुमसे खुश नहीं हूं। ओहो क्यों? मैंने चेकते हुए कहा। तुम क्या कर रही हो अब? जाओ। मनोरमा करख्त लहजे में रत्ना से बोली। इसने मुझे इस शक्ल में भी पहचान लिया था रानी, रत्ना ठिठकते हुए बोली। अच्छा तो इसे चाहती है? आज की रात, सिर्फ आज की रात दे दो, रत्ना ने कहा और मनोरमा ने अचानक हाथ लहराया। सुर्ख दहकता हुआ एक कोड़ा रत्ना की तरफ बढ़ा और उसके बदन से लिपट गया। हाय मैं मरी, हाय मैं जली। वो दिलतोज चीखें मारते हुए बाहर भागी और फिर सन्नाटा छा गया। मनोरमा फिर मीठी निगाहों से मुझे देखने लगी। तुम्हें इन सारी बातों से डर नहीं लगा? मनोरमा ने पूछा। डर क्या होता है? इसीलिए कहा था कि बड़े दिल गुर्दे के मालिक हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, एक पल के लिए भी मैं तुम्हारी तरफ से अनजान रही हूँ? मैं तुम्हारी एक एक हरकत देखती रही हूँ अनूपी। मुझे यकीन है तुम दीवार में लटके बोलते सर को देखकर भी खौफजदा नहीं हुए, बल्कि तुमने उसकी सहायता भी की। तुमने इस वक्त मुझे रोकने की कोशिश क्यों की मनोरमा? मैंने पूछा। मुझे इस पापी से अब कोई लगाव नहीं रहा अनूपी। तुमने उसे ठीक कर दिया, अब मैंने कोई परवाह नहीं की। और ये सब क्या था? किसकी बात कर रहे हो? यही नदी, लड़कियां, बस्ती वगैरह? खेल पसंद नहीं आया? मनोरमा मुस्कुरा कर बोली। पसंद तो बहुत आया मनोरमा, लेकिन तुमसे खुश नहीं हूं। क्यों महाराज? लच्छी के साथ तुमने बहुत बुरा सलूक किया। ओह, मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती, और फिर तुम तो बहुत ही अनोखे हो। मैंने जीवन भर में तुम जैसा जवान नहीं देखा, और विश्वास करो अगर तुम मेरे हो जाओ तो फिर मैं किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात मान सकता हूँ मनोरमा। क्या? तुम लच्छी को ठीक कर दो।
मैं उसे खुद से अलग कर दूंगा। इसके लिए कोई माकूल बंदोबस्त कर देंगे ताकि वो बाकी जिंदगी आराम से बसर कर सके, और फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझे अपना यह हैरत अंगेज इल्म सिखाओगे। मैं तुम्हारे इस अनोखे इल्म से बहुत मुतासर हुआ हूं जिसे तुम जादू कहती हो। पहली बात तो अब मेरे बस में नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें अपना इल्म सिखा दूंगी, वचन देती हूँ, मगर लच्ची को अब मैं भी ठीक नहीं कर सकती। वो सदा के लिए पत्थर बन गई है। ओह जलील औरत, क्या तूने ये अच्छा काम किया है? मुझे गुस्सा आ गया। तुम उसके लिए मुझे गालियां दे रहे हो। मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगी। मनोरमा घुराई। नहीं मनोरमा, मैं लच्ची के साथ होने वाले सुख को नहीं भूल सकता। मैं तुझसे इंतकाम लूंगा। मैं तुझे मौत के घाट उतार कर ही थम दूंगा। मैंने खूनखार लहजे में कहा, और दर हकीकत प्रोफेसर, मैंने इसे जो कुछ कहा था ठीक कहा था। मुझे इस इल्म से दिलचस्पी थी, मुझसे सीखना चाहता था। लच्ची के बारे में मैंने सोचा था कि अगर वो फिर से इंसान बन गई तो इसके लिए कोई बंदोबस्त कर दिया जाएगा। लेकिन लच्ची के दुश्मन को, उसकी कातिल को सिर्फ इसलिए मुआफ करना मेरे ज़मीर के खिलाफ था कि मैं उससे इल्म सीखता। ये खुदगर्जी थी, और जिस बात को मेरा दिल पसंद न करके मैं किसी कीमत पर उसे नहीं कर सकता था। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे अनूपी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जितना वक्त गुजरता जाएगा तुम्हारे लिए बुरा होगा। अभी तुम्हारे लिए मेरे मन में नफरत नहीं जागी। तुम इतने बहादुर हो कि मैं तुम्हारी सारी बातें दरगुजर कर देती हूँ। सच अनूपी, मैं बहादुर और ताकतवर मर्दों की दीवानी हूँ, और फिर तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। मनोरमा का लहजा फिर नर्म हो गया। लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता मनोरमा। तूने लच्ची के साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो सुन लो अनूपी जी, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम लच्ची को भूल कर अपनी खैर मनाओगे। सुनो, तुम सारा जीवन इन जंगलों में भटकते रहोगे। अगर कभी कोई घर, कोई इमारत नजर आए तो बेखटके उसके अंदर आ जाना। ये रास्ता मेरे घर का होगा और अंदर सिर्फ मैं मिलूंगी। तुम सारा जीवन मेरे चुंगल से नहीं निकल सकोगे। मनोरमा ने दांत पीसते हुए कहा, और मैं सपाट निगाहों से उसे घूरने लगा। फिर मैंने सर्द लहजे में कहा, बेवकूफ रानी, क्यों पत्थर से सर फोड़ रही है? जिस जिंदगी के बारे में तू कह रही है, खुद तुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर तेरा इल्म बता सकता है तो इससे मेरे बारे में पूछ। नहीं बता सकता तो इसका मतलब है कि वो मुकम्मल नहीं है, और अगर बता देगा तो खुद ही शर्मिंदा हो जा। सोच के तू मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों, तुम देवता हो ना? उसे तंज भरे लहजे में कहा, और मैं हंसने लगा। तो देवता जी अपनी शक्ति को क्यों आवाज नहीं देते? जाओ, इसे आवाज दो और यहां से निकल जाओ। बड़ी पागल है तू मनोरमा। ठीक है, मैं यहां से निकल जाऊंगा, मगर तू मेरी बात सुन। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और वह नजदीक आ गई। मेरे इस अंदाज पर वह हैरान रह गई थी। लेकिन जूं ही वो मेरे करीब आई थी प्रोफेसर, मेरे हाथ पहले की तरह उसके बदन से निकल गए थे। वो कमबख्त तो इंसानी वजूद ही नहीं रखती थी। मैंने उस बार उसके बालों पर हाथ डाला, लेकिन कुछ भी नहीं था। मनोरमा ने मेरी कैफियत देखी और फिर उसने एक जबरदस्त कहकर लगा, ओह चालाकी कर रहे हो अनूपी, मुझे कत्ल करना चाहते हो, ना डालना चाहते हो मुझे, लेकिन इत्मीनान रखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। भटकते रहो इन वीरानों में और सुन लो इस बात को कि इनका कोई वजूद नहीं है। ये तिलिस्मी जमीन है, मेरी तैयार की हुई। सारी उम्र इसमें भटकते रहोगे। हाँ, जब तुम्हारे मन में एहसास जाग उठे कि तुम हार गए तो अपनी शिकस्त का एतराफ करने किसी भी दरवाजे में घुस आना जो तुम्हें नजर आ जाए, क्योंकि इस तिलिस्म खाने के सारे दरवाजे मेरी तरफ आते हैं। मनोरमा ने कहा और बुझ गई। हाँ, मैं इसे बुझना ही कहूंगा। वो इस तरह गायब हो जाती थी जैसे किसी जलते हुए चिराग का शोला बुझ गया। मैं उसकी तलाश में आंखें फाड़ता रहा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। तब मैं गहरी सांस लेकर वापस उस दरवाजे की तरफ चल पड़ा जिससे अंदर आया था। बाहर का माहौल वैसे ही खामोश था, हर चीज यूं की तूं थी, किसी जी रूह का एहसास नहीं होता था। मैं खंडरात से ही निकल आया। चांदनी मैली हो गई थी, चांद पर रोशनी का पारा चढ़ने लगा था और बेनूर होता जा रहा था, अपनी पेलाट खोता जा रहा था। गोया सुबह होने वाली थी। मैं इस बस्ती की तरफ चल पड़ा। मेरे ज़हन में सैकड़ों ख्यालात थे, लेकिन मैं परेशान नहीं था। परेशान क्यों होता? मेरी जिंदगी का कौन सा मिशन था जिसमें रुकावट पड़ रही थी? कुछ वक्त यहाँ भी सही, मनोरमा बूढ़ी हो जाएगी और फिर इसे अपनी बेबसी का एहसास होगा। मैं जूं का तू रहूंगा। हाँ, मैं जूं का तू रहूंगा। काफी दूर निकला है। अंदाजे के मुताबिक मैं अब बस्ती के करीब था, लेकिन बस्ती कहाँ गई? यहाँ तो कुछ नहीं था। झोपड़ी क्या, दरख्त क्या, किसी पत्ते का नामो निशान नहीं था। अचानक मुझे सुरेंद्र का ख्याल आया। इस गरीब के साथ क्या भी थी? मैं इसकी तलाश में चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा और थोड़ी दूर एक पथरीली जगह पर वो जमीन पर करवट लिए नजर आया। ओह, मेरे मुंह से अफसोस की आवाज निकली और मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया। झुककर देखा तो वो करवट लिए मजे से सो रहा था। तब मैंने सुकून की गहरी सांस ली। उसे कोई हादसा नहीं पेश आया था, बस गायब होने वाली चीजें गायब हो गई थी और सुरेंद्र को उनका एहसास भी नहीं था। मैंने उसे जगा देना मुनासिब समझा और उसके करीब बैठकर उसे आवाजें दी। दूसरी तीसरी आवाज में वो जाग गया। वह आंखें मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। बैठो, परेशानी की कोई बात नहीं है। सुबह हो गई। सुरेंद्र ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। इस पर वही रद्द-ए-अमल हुआ जो होना चाहिए था। वह बुरी तरह उछल पड़ा। अरे अरे, उसने मुतहय्यराना अंदाज में चारों तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वो बस्ती, हम तो रात को बस्ती में थे और एक झोपड़े में सोए थे। वो अच्छी जगह नहीं थी, हम वहां से निकल आए। मैंने कहा, क्या मतलब? बस चले आए वहां से, मगर किस तरह? अरे तो क्या मैं तुम्हें उठा कर नहीं चल सकता? ओह, मेरी आंख नहीं खुली। तुम बहुत गहरी नींद सोते हो
और क्या करूं, ना जाने कब का जागा हुआ हूं, मगर क्या बात थी, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? बस आ गई, मैंने कहा। सुरेंद्र चारों तरफ देख रहा था, फिर वो परेशान लहजे में बोला, लेकिन अनूपी महाराज, ये जगह तो वही है, मेरा मतलब है बिल्कुल वही जगह। वाकई? हाँ महाराज, मैं दावे से कह सकता हूँ। अगर ये वही जगह है तो दरख्त कहाँ गए? मैंने पूछा। हाँ, दरख्त ना जाने कहाँ गए, झोपड़ियां भी नहीं है और ना इनमें रहने वाले जो रात को गा बजा रहे थे। भगवान ही जाने महाराज, जो हो गया उसे होने दो, तुम इसके लिए परेशान क्यों होते हो सुरेंद्र? मुमकिन है झोपड़ियां यहाँ से कहीं चली गई हूँ, इनके रहने वालों ने ये इलाका भी छोड़ दिया और वो दरख्त भी उठा कर ले गए। सुरेंद्र ने ऐसे लहजे में कहा कि मुझे हंसी आ गई। इनकी चीज सी ले गए, हम क्या कर सकते थे? मैंने हंसते हुए कहा, भगवान के लिए अनूपी महाराज, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जरा जरा सी बात पर पागल होने की बातें मत किया करो सुरेंद्र, मुझे ये बुजदली बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम हालात से इस कदर खौफजदा क्यों हो जाते हो? सुनो, हम अभी तक मनोरमा के चुंगल में है, वो बस्ती जादू की बस्ती थी, ये जमीन जादू की जमीन है, अब खौफ से मर जाओ। मैंने झल्लाए हुए लहजे में कहा और सुरेंद्र पटी पटी आंखों से मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। काफी देर तक वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, क्षमा कर दो महाराज, कोई बात नहीं है सुरेंद्र, लेकिन तुम सोचो हम मौत के खौफ ही से मर जाएं। मैं अब नहीं डरूंगा महाराज, उसने आजिज़ी से कहा और मुझे इस पर हंसी आ गई। डरना बेकार है सुरेंद्र, हम कोशिश करते रहेंगे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं। क्या महाराज? तुम्हारी जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं है। क्यों? मनोरमा को अब तुम्हारी जात से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। ओह, तुम्हें कैसे मालूम? अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे पास से गुजर गई है। तुम्हारे पास से? सुरेंद्र उछल पड़ा। हाँ, रात भर उसने बड़े खेल खेले हैं। ओह, सुरेंद्र ने कहा और मैंने उसे मुख्तसर तफसील सुनाई। सुरेंद्र गौर से पूरी कहानी सुन रहा था, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है महाराज, मगर अब क्या करें? फिक्र करने की जरूरत नहीं है सुरेंद्र, हम कोशिश करते रहेंगे, अब मुझे कोई चिंता नहीं है महाराज। तुम ठीक ही कहते हो, भागों में अगर उसके चुंगल से निकलना लिखा है तो निकल जाएंगे, और अगर हमारी जादू नगरी में मौत लिखी है तो फिर कौन रोक सकता है?